नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज से हम भारतीय चित्रकला को कंप्लीट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए मैं बना रहा हूँ इसको। मेरे बनाने का ये कारण है कि अगर कोई भी इसको क्लास 11th या 12th का कोई भी बच्चा देख रहा है तो उसको अपने बेसिक क्लियर करने हो, या कोई BFA कर रहा हो तो उसमें चित्र के मतलब बेसिक चीज़ें आती है जो वो कंप्लीट करना चाहता हो तो वो ये वीडियो देख सकता है। और जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे फर्स्ट क्लास है, KVS TGT ऐसे है, NVS की कुछ भी तैयारी कर रहा है, तो ये लेक्चर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें बता लेता हूँ कि ये राजस्थान वाली ये चित्रकला की किताब है, भारतीय चित्रकला भाग 1 क्लास 11th की है ये। तो ये वीडियो है जो मैं इसको वो लोग भी देख सकते हैं जो हिंदी के जो शब्द होते हैं उनसे डरते हो, जो मतलब कि हिंदी में समझ नहीं पाते हो, तो मैं उनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझा दूंगा जिससे आपको आसान सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट चैप्टर है कि भारतीय चित्रकला के कहा गया विभिन्न स्वरूप, कला और कला के विभिन्न स्वरूप। मतलब इस चैप्टर में आपको पूरा ये रामायण में बताऊंगा इसकी पूरी क्या है। कि इस पूरे चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि ये कला क्या होती है, कला का क्या रूप होता है, कला को किसने सबसे पहले कहा। तो ये चीज़ें होती है कला आसान तरीके से मैं बताऊं तो कला होती है कि अपने कुछ भी मन के भाव होते हैं, कुछ भी आर्टिस्ट अपने माध्यम से किसी को प्रकट करता है। वो माध्यम क्या क्या होता है तो वो इसमें इस चैप्टर में बताए जाएंगे। अपन को कितने 3 तरह के माध्यम होते हैं सब, और ये कितने कहाँ से क्या चालू हुई, कौन सी पहले कला आई थी, फिर कौन से क्या टाइप होते हैं कला के, ये बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ, जो मैं चीज़ें आपको टिक लगाऊँ वो टिक आप लगा देना। जो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसमें से कुछ भी बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ से बना दे एक बार रीडिंग लगा दूंगा। तो ये रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो उसमें टिक लगाऊंगा वो ही चाहिए, बस इन चीज़ों को आप दिमाग में रखना। सबसे पहले कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है। जो संस्कृति जितनी उदार होती है उसकी कला में उतना ही सूक्ष्म सौंदर्य सहज साकार होता है। उदारता की दृष्टि से प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब कि जिस क्या दे रखा है इसमें, कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति, मतलब जो संस्कृति होती है उससे ही निकली हुई कला है। तो अब इसमें लिख रखा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ। अब जो भारत में जो ये अपनी संस्कृति वो कितनी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, अपने कितने त्यौहार और ये बनाते हैं, तो इसमें अपने बहुत सारी कलाएं हैं, इससे ही कला निकली हुई है। तो अपन इसमें बात करेंगे भारत की कला की। अनादिकाल से ही कला के प्रति मानव के हृदय में स्वाभाविक आकर्षण रहा है। कला मानव आत्मा के बाह्य और आंतरिक संसार से प्रभाव की प्रतिक्रिया है, इसलिए आत्मा की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब कॉपी करना या किसी चीज़ को ऐसे, मतलब क्या कहते हैं ना, अपन किसी चीज़ को कॉपी नहीं करते कि छापना है ऐसे, किसी को उतारना किसी चीज़ पे, ये है अभिव्यक्ति का मतलब। कला की अभिव्यक्ति में सामान्यतः 3 तत्व कार्य करते हैं। सबसे पहला है सौंदर्य के प्रति मानव का स्वाभाविक आकर्षण और सौंदर्य को स्वतः उत्पन्न करने का भावना। दूसरी बात होती है कि संसार की वस्तुओं और दृश्यों के एवं आकृतियों का अनुकरण और उनकी यथार्थ प्रतिकृति करने की भावना। कलाकार के द्वारा अनुभूत भावना को मूर्त रूप में अंकित करना और दूसरों के लिए व्यक्त करने की प्रवृत्ति। तो ये 3 टॉपिक आप याद रखना कि मतलब क्या है कि कलाकार किसी सुंदर चीज़ को देखता है तो बस उसको देखता है और वो कुछ अपने अंदर भाव इकट्ठे करता है और वो कुछ बनाता रहता है। संसार की वस्तुओं से देखता है, आकृतियों को अनुकरण करता है और उनके यथार्थ मतलब एकदम देखा देखी, मतलब जो सच्ची चीज़, मतलब यथार्थ क्या कह सकते हैं अब इसको, कि जो देखा वही बना दिया, मतलब यथार्थ को ये कहते हैं। कलाकार के द्वारा अनुभूत भावना को मूर्त रूप में अंकित करना और दूसरों के लिए व्यक्त करना और दूसरों के सामने व्यक्त करना भी एक तरह की कला ही। मतलब अपन कुछ भी बना रहे फिर उसको दूसरों को समझाना कैसे क्या करना है वो, बस अब इसको इतना ध्यान मत रखना, बस बता रहा हूँ ये क्या लाइन है। फिर आगे चलते हैं हम। प्रथम प्रकार की कला में सुंदर आकृति ही सब कुछ है। अतः इस प्रकार की कला में अधिकांश आकृति मूलक है और दूसरे प्रकार की कला में पहले से उपस्थित किसी वस्तु की अनुभूति प्रस्तुत की जाती है और जो प्रकृति मूलक है। और तीसरे प्रकार की कला का पूर्णतः अभिव्यंजनात्मक है, उसमें आकृति का आकार, रंग, रूप आदि सब गौण है। उसकी सफलता इसी में है कि कलाकार जिस भावना से व्यक्त करना चाहता है उसे कितने सशक्त रूप में व्यक्त कर सकता है। कला शब्द का तात्पर्य है कि स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति तो मैंने पहले बताया, किसी चीज़ को कॉपी करना या किसी चीज़ की कॉपी कला करना, मतलब कला किसी चीज़ की कॉपी। मतलब अपन नहीं कहते कि किसी आर्ट वर्क कलाकृति, मतलब कला की कॉपी, कृति मतलब कॉपी करना।
अब इसका अर्थ है कलांति अर्थात सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति भी कहलाती है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में यथा कला यथा शफम में के रूप में प्रयुक्त किया गया था। मतलब इसमें यह शब्द आया था तो ऋग्वेद से ये माना जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग हुआ। भारत के प्राचीन काल में कला के लिए शिल्प शब्द का भी प्रयोग हुआ। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया और न तज्जानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला। मतलब जो भरत मुनि थे उन्होंने कला और शिल्प के बारे में अलग अलग कुछ कहा और उन्होंने अलग अलग शिल्प शब्द का भी प्रयोग किया। तो सबसे पहले ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि कला शब्द का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 8वें मंडल में किया गया है यथा कला यशा शफम के रूप में। फिर प्राचीन भरत मुनि ने इन्हें अलग अलग कर रखा है, नाट्य और शिल्प दोनों को अलग अलग रूप में करा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम का, ये चीज़ भी याद रखने की है, सत्यम शिवम सुंदरम कला का एक मोटो होता है। माना गया है रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी है जो सत्य है जो सुंदर है, वो उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। गांधी जी ने भी कला को आत्मा का ईश्वरीय संगीत कहा गया। मतलब इनका सबका यही कहना है कि कला कुछ अंदर से जुड़ा हुआ, अपनी भावना से जुड़ा हुआ कुछ काम है जिसे कला कहते हैं। आगे चलते अपन। अब कला के कितनी चीज कला होती, कितने टाइप्स की होती है कला जैसे वात्सायन में कामसूत्र में होती है 64 कला, ललित विस्तार में होती है 86 कला, शुक्र निस्तार में भी होती 64 कला इसमें भी होती है, प्रबंध कोश में होती 72 कला। अब इनमें से याद कौन सा रखता है? इनमें सबसे पहले है कामसूत्र, इनमें सब कुछ ज़्यादा कला आती है तो इसको ही सबसे ज़्यादा पूछते लोग। फिर आती है ललित विस्तार और फिर आते हैं प्रबंध कोश। इन दोनों को अपने दिमाग में रखना या किसी कॉपी में नोट्स में बना लेना। ये 3 चीज़ें याद रखना है। शुक्र निस्तार को याद रखो या नहीं रखो, या तो एक बार दिमाग में ज़रूर रख लेना, रखो तो भी अच्छा, नहीं रखो तो भी इतना कुछ है नहीं। फिर आगे चलते हैं। अब कला की परिभाषा। कला कल्याण की जननी है। इस धरती पर मनुष्य की उदय वेला का इतिहास कला के ही हाथों से लिखा गया। मतलब जब शुरू से मनुष्य का जन्म हुआ, मतलब जब शुरू में मनुष्य एक आदि मानव था, तब से उन्होंने कुछ ना कुछ आकृतियाँ बना के कुछ ना कुछ लोगों को मतलब अपने भावनाएं व्यक्त किए। शिकार के दृष्ट, आखेट के दृष्ट, मतलब शिकार को आखेट कहते हैं। कला कल्याण की जननी, इस धरती पर मनुष्य की उदय वेला का इतिहास कला के हाथों से ही लिखा गया। विश्व आत्मा की सर्जना शक्ति होने के कारण सृष्टि के समस्त पदार्थों में कला का आधार है। मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए कला उसकी आधार होती है। मतलब कुछ भी काम करे तो ये नहीं कहते कलाकार है सब कुछ काम करने का, ये चीज़ें होती है। फिर इसके आगे चलते हैं। प्रत्येक रचना तथा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में कला के दृष्टिगोचर होती है। यह जीवन का अनुपम और अमूल्य अंग है। कला के संबंध में समय समय पर विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए गए। ऐसा नंदलाल बसु के शब्दों में, कला आनंद की अभिव्यक्ति है। कलाकार अपने मानस मतलब मन में जो आनंद अनुभव करता है उसी को अनुभव करने को वो रचना करता है। मतलब उसी को वो अपने किसी भी माध्यम में डालता है। तत्वतः अपने व्यापक रूप में कला मानव की सृजनात्मक शक्ति है। किसी भी मानसिक तथा शारीरिक उपयोगी या आनंदमयी या दोनों से युक्त वस्तु के निर्माण के लिए किया या कौशल युक्त उपक्रम है। वस्तुतः मनुष्य अपने इंद्रियों व मन द्वारा बाह्य जगत की समस्त वस्तुओं का स्थूल ज्ञान एवं उनके प्रति रसानुभूति का अनुभव करता है। ये पूरी रामायण है, बस इसको दिमाग में रखना। मैं ये रीडिंग लगा रहा हूँ बस। कला केवल मनुष्य के ही सीमित नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगों क्रियाकलापों में भी कलात्मकता परिलक्षित होती है। ईश्वर की रचना में मानव को सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया। मतलब ये जितने भी कीट पतंग पशु पक्षी है, इनमें सबसे पहले जो ईश्वर ने सबको, ईश्वर की जो मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है, वो मानव है, मतलब अपन लोग। अतः उसमें कला के प्रति रुझान होना स्वाभाविक है। इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति के फलस्वरूप यह चित्र रचना करता है। इसलिए मतलब अपन कला करते हैं, ये जो जानवर ये थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कलांति अर्थात सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति कला कहलाती है, किंतु इसके साथ साथ कला शब्द का सामान्य अर्थ कुशलतापूर्वक किया गया होता है। प्राचीन काल में शास्त्रों में 64 कलाएं, मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ ये काम सूत्र में 64 कलाएं होती है, तो इसको याद रखना है कि इसमें देखो ज़्यादातर 64 कलाओं को ही ज़्यादातर पूछते हैं, 72 और 84 कलाओं को इतना नहीं पूछते। तो 64 कलाओं के मूल कलाओं का कालांतर में दृश्य कला, ललित कला और शिल्प कला में वर्गीकृत हो रही है। मतलब 3 कलाओं में बांट रखा है इन सब कलाओं को वर्गीकृत, जिसे आधुनिक काल में कलाओं की ललित कला, शिल्प और कौशल आदि नामों से जाना जाता है। मानव जीवन में जितने भी क्रियाकलाप व चेष्टाएं
वे सब कला के अंतर्गत ही आती है। सामान्यतः कला के गुणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब जो इतनी सारी ये रामायण हुई, इसका विस्तार ये है कि मतलब कला जो 64 प्रकार की जो कला थी, उनको सबको देखा गया, समझा गया, फिर उनको 3 चीज़ों में बांटा गया, शिल्प, कौशल, इन चीज़ों में। फिर उनको भी 2 चीज़ों में आगे बांटा गया कि सबसे पहले होती है ललित कला। अब ये बातें ध्यान रखने की, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहले होती है ललित कला, फिर होती है उपयोगी कला। मतलब ललित कला जो अपन, अगर कोई बीएफए कर रहा होगा, कोई ये लेक्चर देख रहा हो तो उसको पता होगा, या आपको मैं बता देता हूँ। ललित कला मतलब विजुअल आर्ट्स जो अपन काम करते हैं, और उपयोगी कला वो होती है जो मतलब क्या कहते हैं ना, अप्लाइड आर्ट। समझे? ललित कला क्या होती है कि मन को अपने जो अपन की जो आध्यात्मिक चेतना, जब इसमें लिखा हुआ, ये पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर बताऊँगा। ललित कला का संबंध सौंदर्य बोध व आध्यात्मिक चेतना से है, जबकि उपयोगी कला का लक्ष्य मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है। यदि कलाकृति बौद्धिक सौंदर्य से संबंधित है तो वह ललित कला वर्ग में रखी जाएगी, और यदि कृति भौतिक सौंदर्य से संबंधित है तो वह उपयोगी वर्ग में रखी जाएगी। अब ललित कला का मतलब जो अपन आनंद करते हैं, जो भाव को अपन व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को, जो संसार का कुछ काम में नहीं आया, सीधी सी बात यह है कि कुछ जो चीज़ें काम में नहीं है वो ललित कला में रखी जाती है। और जो उपयोग में आए, जैसे ये अपने बर्तन बनाना, लकड़ी बनाना, घर बनाना, वास्तुकला होती है, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें हैं ना, उपयोगी कला में रखी जाती हैं। तो मतलब ये चीज़ें कुछ काम में आ रही, जो अपनी डेली चीज़ें रोज़ काम में आती हैं, उसे अपन उपयोगी कला में रखते हैं। और जो जो काम में नहीं आती है, जो अपनी सिर्फ आनंद के लिए करते हैं, वो होती है ललित कला, जिसे विजुअल या फाइन आर्ट कह सकते हैं ये, और इसे कहते हैं अप्लाइड आर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये ऊपर, हाँ, अब 2 तरह के बांट दिया कला को, ललित कला और व्यावसायिक मतलब उपयोगी कला। अपन इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विजुअल आर्ट्स, और इसको कहते हैं अप्लाइड आर्ट। उपयोगी कला के अंतर्गत एक प्रकार के अनेक कृतियों का सृजन किया जाता है, परंतु ललित कला में मौलिकता व रचनात्मकता का विशेष ध्यान दिया जाता है। ललित कला का उद्देश्य अभिव्यंजना के साथ साथ आनंद की प्राप्ति भी है। मैंने पहले भी बताया कि इसमें आनंद की अनुभूति होती है। तात्विक दृष्टि से इन कलाओं के विशिष्ट गुण होते हैं, और इन गुणों को ही आधार मानकर विभाजन किया जाता है। एवं ललित कलाएं मानव के सौंदर्य, संस्कृति एवं आनंद पक्ष से जुड़ी होती है। ललित कलाओं के अनेक स्वरूप एवं पक्ष माने जाते हैं, एवं उनकी प्रकृति के आधार पर उन्हें विभाजन किए जाते हैं। अब इनकी बात आई, अब इनको विभाजन कैसे क्या होता है ये बताएंगे। सबसे पहले आती है ललित कला। ललित शब्द से ही ललित कलाओं को उत्पत्ति हुई। ललित कलाओं का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है। ललित शब्द का मतलब है आनंद। दृश्य कलाएं रूप में आधारित किया गया है, इसलिए ये रूपात्मक कला है। और मंचीय कलाएं गति पर आधारित कला है, इसलिए यह गायात्मक कलाएं और प्रदर्शनकारी कलाएं भी कहते हैं। अब आती है यहाँ पर 2 तरह की दृश्य कलाएं और प्रदर्शनकारी कला। मतलब एक तो होती है विजुअल आर्ट्स और एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो मतलब स्टेज पे इन पे परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं। जो अब म्यूजिशियन और जो डांसर होते हैं वो सब ये वाली कला करते हैं। कौन सी? परफॉर्मिंग आर्ट्स। और ये होती है विजुअल आर्ट, जो जिसमें आती चित्रकला आती है, मूर्तिकला आती है, और वास्तुकला मतलब घर वर बनाना, ऐसा कुछ। ठीक है। उपरोक्त कलाओं को सामान्य विशेषता निम्न है। चित्रकला में भाव, तत्व, विचारों तथा कल्पनाओं को प्रकटीकरण करने की कला, मतलब अपने जो भावों को, उन विचारों को प्रकट करना है। व्यंजनाश्रित कला, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि व्यंजनाश्रित कला कहते हैं इसे, चित्रकला को व्यंजनाश्रित। मूर्ति कला में होती है भाव व सामग्री द्वारा रूप व्यंजित करने की कला, इसे कहते हैं रूपाश्रित, मतलब किसी मूर्ति का अपन रूप देते हैं कुछ भी। वास्तुकला में होती है कि मानव मन के उच्च आकांक्षा और विशाल योजनाओं की भौतिक माध्यमों द्वारा प्रकटीकरण करने की कला, अर्थात आकाराश्रित कला। मतलब किसी भी बड़ी चीज़ को अपन आकार देते हैं, घर को, ये चीज़ को, ये बात ध्यान रखा। अब फिर मैंने ऊपर बताया तो इसका नाम है विजुअल आर्ट, इससे सही नहीं चलता है, ये है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग, ये आप ध्यान रख लेना बाद में। फिर आती संगीत कला। स्वर, गीत, वाद्यों के द्वारा सार तत्वों को स्वरों, तालों, लहरियों, ध्वनियों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कला, अर्थात स्वराश्रित और ध्वनि आकाशाश्रित करती है। मतलब स्वर के ऊपर आश्रित है ये कला, और ध्वनि के ऊपर आश्रित, मतलब इनके ऊपर ही ये कला चलती है। फिर आती है नाट्य कला। अंग संचालन, गीत और भाव, ताल, समन्वय एवं ऐन्द्रिक भावों के प्रस्तुत करने की कला को अर्थात मुद्रासित कला कहते हैं।
नृत्य कला। फिर आती है भाव, अभिनय, गायन, वादन, संगीत, नृत्य के संबंध भावनाओं को प्रस्तुत करने की कला को अभिनयश्रित कला कहते हैं। अब इन दोनों में मेरे को एक गड़बड़ लग रही है। नाट्य कला को अभिनयश्रित कहना चाहिए और इसको इसको अभिनयश्रित करना चाहिए, और नृत्य कला को मुद्राश्रित कला कहना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना। फिर अपन आगे चलते हैं। फिर आती है व्यवसायिक कला यानी अप्लाइड आर्ट। कला के उपयोग जबकि जीवन से संबंधित होता है तो अथवा कलाएं जब जीवन उपयोगी किसी कार्य में प्रयुक्त होती है या उपयोगिता का ध्यान रखकर जब वस्तुओं में सजावट की जाती है तो वह उपयोगी कला कहलाती है। उपयोगी कलाएं व्यावसायिक व भौतिक जगत से संबंधित होती है और उपयोगी कलाएं किसी भी व्यवसाय, उत्पादक और उपभोक्ता से जुड़ी होती है। चक्षु तत्व का ध्यान रखकर इस कला का विभाजन निम्न प्रकार किया गया है। मतलब ये चीज़ें जो अपने डेली चीज़ें काम में आती है उसे व्यावसायिक कला कहते हैं। सीधी तरह बात ये है। इसमें दो तरह की कला होती है, एक यांत्रिक कला होती है और एक हस्तकला। इसका मेरे को याद नहीं, जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती है, और ये यांत्रिक कला जो अपन किसी चीज़ जैसे फोटोग्राफी होती है, विज्ञापनोग्राफी, छापा चित्रण, ये सब आप अगर बीएफए में अगर कोई जाएगा, बीएफए का कोई तैयारी कर रहा होगा तो वो उसमें उसको आगे ये ऑप्शन मिलते हैं, फोटोग्राफी लेनी है आपको, ये क्या कम्युनिकेशन सिस्टम लेना है, ये कुछ अप्लाइड आर्ट में ये सब चीज़ें होती है, तो वो देखने को मिलेगी। उपरोक्त कला व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन काम आने वाली भौतिकवादी वस्तुओं के एक कला रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिसमें वस्तु को सुंदर कलात्मक छवि के साथ अभिव्यक्ति भी समाहित होती है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उपयोगी कला किसी उद्देश्य को लेकर तैयार की गई कला है जो व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान और प्रभाविता करती है। यह जानकारी देती है कि उसको उसके खाने पीने, पहनने एवं उपयोगी की कौन सी वस्तु उपयोग में उपयुक्त है। मतलब कुल मिला के जो चीज़ें काम में आ रही है वो उपयोगी कला में है। सीधी सी बात, सिंपल शब्द है कि पता पड़ रहा है अपन को। अब आते कला के विभिन्न स्वरूप। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाली, तो इनके ऊपर आप ध्यान देना। आदिम कला शब्द का विश्व में विभिन्न भागों में वनों में आदिम व्यवस्था रही जनजातियों की कला के लिए प्रयुक्त होता है। शहरी सभ्यता से सुदूर स्थित इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की कला का उद्गम प्रागैतिहासिक काल से ही है। मतलब ये अब आदिम कला चालू होती तो ये इनका उद्गम कहाँ से? प्रागैतिहासिक काल से, मतलब प्री पैलियोलिथिक एज से। अब इसमें ये बता रखा है कि जो पुराना आदि मानव था उसने कैसे कला की और इसके बारे में है। ये कला का टाइप है। तो आगे चलते अपन। माना जाता इस प्रकार आदिम कला का इतिहास उतना ही पुराना है किया जा सके जितना मानव का इतिहास। मतलब ये दोनों इतिहास एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। मतलब दोनों का उद्गम पैलियोलिथिक एरा से हुआ, मतलब प्रागैतिहासिक काल से हुआ। मनुष्य का प्रकृति से प्रथम साक्षात्कार हुआ और उस समय से उसने निर्माण के तारतम्य से अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने की चेष्टा की, और इस निर्माण कार्य के फलस्वरूप उसने एक ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन से सुगत और सुचारू बना सके। इसी समय से मनुष्य की ललित भावना जाग उठी और उसने अपनी मुख्य भावना को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तुलिका मतलब ब्रश से बनी टेढ़ी मेढ़ी रेखा कृतियों के रूप में गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित किया। मतलब ये आदिकाल में जब पेपर और ये इन्होंने कुछ बनाना तो आता भी नहीं था मनुष्य को, जब इतना था तो उसने अपनी कुछ भी ऐसी ब्रश या कुछ भी लकड़ियों से इनसे है ना गुफाओं पर चित्र बनाना चालू कर दिया। अनगढ़ पत्थरों से यंत्रों पर कुछ भी लिखना चालू कर दिया, चट्टानों पर इसमें लिख रखा है। जैसे उसके जीवन की कोमल भावना तथा संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियाँ आदि मानव की कलाकृतियों के रूप में आज भी सुरक्षित है। आदिकाल से ही आज तक मनुष्य रेखा तथा आकार तथा कर्षण के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है चला आ रहा है। मानव ने रेखा और आकार के मध्य अपनी प्राकृतिक आत्मा युग एवं सदैव स्वागत का तथा अंकन किया है। मानव इन असंख्य चित्राकृतियों के आधार पर चित्रकला की आज एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हो चुकी है। ठीक है, तो ये आगे चलते मतलब आदि मानव ने ये चित्रकला शुरू से चालू की। सबसे पहले कला मतलब आदि मानव ने चित्र बनाने चालू किया। इन चित्रों के आदि मानव का जीवन परिलक्षित होता है। मतलब अतः पशु और पक्षियों के आखेट मतलब शिकार के दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय था। मतलब ये लोग कौन सी चित्र बनाते थे? जैसे कि पशु पक्षियों के बनाते थे जो इनके साथ जो रहते थे, जैसे बारहसिंगा हुआ ये सब, और जादू के विश्वास जादूगरों का या आखेट दृश्य मतलब शिकार करते हुए ये चीज़ें बनाते थे। ये इनका विषय था मतलब कला का। इन चित्रों में मानव ने अपने भावों को सरल रूपों तथा ज्यामितीय आकारों, ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल शेप में
यह कृतियाँ आदि मानव की बाल सुलभ प्रकृति की उत्तम झांकी है। इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। इन चित्रों की सीमाएं रेखाएं गतिशील है। गतिशील मतलब एकदम एक इस टाइप की लावण्य योजना होती है एक तरह। ये आगे आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। इन चित्रों की सीमा रेखा गतिशील, यद्यपि चित्र असंयत और सरल है, जिसमें सांबर, बारहसिंगा, महिष, गेंडा, हाथी, घोड़ा, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता साथ अंकन किया गया। मतलब इन चीज़ों को ध्यान रखना। इसमें किस किस का सांबर, बारहसिंगा, गेंडा जैसे पशुओं का स्वाभाविक साथ अंकन किया गया है। अब आगे चलते अपन। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ये कला की थी। ये मतलब इनकी चीज़ें मिलती है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु आदि में लगभग 75 आदिम कला जनजाति निवास करते हैं, जिन्होंने अपनी परंपरागत कलात्मक विशेषताएं को बनाए रखा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। अब आती है लोक कला। लोक कला मतलब जो लोग पढ़ाई से दूर होते हैं, मतलब जो पुराने लोग होते हैं, अपन नहीं कहते, जो मतलब अपनी अर्बन लाइफ होती है इससे दूर होते हैं, वो लोग होते, उनकी लोग जनजातियों से जुड़े होते, जो उन्होंने अपनी जो पारंपरिक संस्कृति उसको बनाए रखा और उनसे उन्होंने कला बनाई अपनी। प्रत्येक युग के मानव की सौंदर्यानुभूति और उस युग की कला में प्रकट होती है। सौंदर्यानुभूति के साथ उस कला युग के आचार व्यवहार, विश्वास, जीवन, संघर्ष व संकल्पों एवं लोक जीवन की संपूर्ण झांकी को प्रस्तुत करने का कार्य लोक कलाओं द्वारा किया है। ऊपर चलते गया है। वस्तुतः लोग हमारे जीवन का महासमुद्र है। उसे भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रखता है। भारतीय लोक कला संस्कृति के आदर्शों का स्वरूप है। मतलब ये संस्कृति से है, मतलब पीढ़ी बाय पीढ़ी आती रही है भारतीय लोक कला। इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। भारतीय लोक कला पीढ़ी बाय पीढ़ी आई हुई है। मतलब कोई बड़े आदमी काम करे तो उसके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, वो मतलब उनको सब चीज़ें बनानी। संस्कृति जन्य भी है और पोशाक भी है। देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं के क्षणे क्षणे होने वाले परिवर्तनों व संवर्धनों को भी लोक कला का प्रतिबिंबित करती है। मतलब लोक कला कभी कभी चेंज भी होती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारी परंपरागत लोक रुचियों और जीवित रखने के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों में लोक कलाओं ने जो अद्भुत कार्य किया है, वो विज्ञान और दर्शन की दृष्टि से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसी भी विशिष्ट स्थान की लोक कला और उसकी विशिष्ट स्थान की लोक संस्कृति पर आधारित होती है। मतलब कि जो कुछ भी एक स्थान है जहाँ पर लोग आदमी काम करते, जैसे नाथद्वारा है, यहाँ पर यहाँ की लोक कलाएँ होती है, जैसे क्या कहते हैं मुलेला आर्ट है, तो वहाँ के उस गांव से निकली हुई कला, मतलब उनकी संस्कृति रही होगी तो उनसे वो कला निकली। लोक कलाओं के उत्पत्ति स्रोत कुछ महत्वपूर्ण कारक है, जिनके कारण से लोक संस्कृति और लोक कलाओं का जन्म होता है। जो लोक कलाओं के स्वरूप और निर्दिष्ट और निर्धारित करते हैं, इनमें लोक विश्वास और लोक चिंतन, लोकानुरंजन और लोक मूल्य और लोकानुचार आदि महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब आदिवासी टाइप लोग होते हैं ये। वैसे आदिवासी भी क्या कह सकते, कुछ नए लोग भी करते हैं, लोग जैसे मांडने बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, ये कुछ। लोक कला किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा नहीं सूजित होती। यह एक सामाजिक अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं के बीच प्रफुष्टित हुआ एक वृक्ष है, जो धीरे धीरे सामाजिक पोषण प्राप्त कर पल्लवित होता है। यह सबकी संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष नहीं है। यह निरंतर व्यवहार से इतनी प्रिय व पूजनीय बन जाती है कि इसे विशिष्ट अनुष्ठानों, संस्कृतियों, पर्वों और उत्सवों पर प्राण बन जाती है। मतलब दिवाली पे लोग रंगोली बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी हवन होती है तो वेदियों पर अपने रंगोली बनाते, चित्र बनाते। लोक कलाकार किसी भी चित्रशाला में जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त करता, न ही वह किसी दुरू सिद्धांत व शैली की जटिलता में नहीं पड़ता। मतलब जो लोक कलाकार होता है, जो कोई भी आदमी जो कला कर रहा है लोक कला, वो मतलब एक आदमी नहीं होता, पूरा एक ग्रुप होता है, और वो कहीं जाकर सीखते नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें आती रहती है वो कला। वो नए सृजन और लोकोत्सव से दूर रहता है। जन्मजात कौशल ही उसका सर्वस्व है। उसके आंगन में उसे जो सब उपयुक्त कला सामग्री मिल जाती है, घर, सुख, समृद्धि और ही उसकी कला का पुरस्कार है। वह सर्व मान्य रंग रेखाओं के साथ अपने सीधे साधे लोगों के लिए चित्र निर्माण करता है। हमारे
अज्ञात नाम लोक कलाकारों के, जिनमें नारियों की मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने अपनी पवित्र निष्ठा को अपने हृदय की अजस्त्र रसधारा द्वारा अभिषिक्त करके कुछ ऐसी सहज सुंदर कलाकृतियाँ हमें दी है जो हमारे राष्ट्र की संपूर्ण चेतना को आह्लादित करती है। प्राय सभी हस्त निर्मित वस्तुओं एवं धार्मिक अनुष्ठानों में एक कलामय सीधी सादी कला की प्रकटीकरण होता है और एवं कदली वृक्ष, पीपल वृक्ष, तोरण द्वारा चक्र, सूरज, चांद, तारा, मछली, जल, घट, पत्ते, मोर, बेल, आम, आड़ी, तिरछी रेखा, वृत्त, लहरिया, त्रिभुज व वर्गों से बनी ज्यामितीय मानव कृतियाँ मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स, घोड़े, हाथी, तलवार, डाल, भाला, प्रचलित रूपाओं को संयोजित किया जाता है। यह संयोजन होता है कहानी के अनुसार सभी अलंकरणों में सरलता, सुलभ और अनुभूति, चेष्टा, मनोवृत्ति आदि सहज मानवीय गुण हैं। सभी लोग जीवन में संवारने सजाने हेतु अंगों के प्रतीक है। रंग जो मिल जाए या सजाने हेतु उनके अंगों का प्रतीक है। अब ये पूरी आगे रामायण है तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, इसके आगे से अपन चालू करते हैं। यह हृदय की निजी सेटिंग है, ये सब इन चीज़ों को जान। अब आ रही मोर इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आती है मांडना। राजस्थान की ये है, ये मतलब अलग अलग नाम है। मांडना मतलब राजस्थान की विविध जनजातियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर घरों पर भित्ति या फर्श पर बनाए जाने वाले अलंकारी रूपकार, मतलब जो पर रंगोली कह सकते हैं। गूंदना विविध जातियों द्वारा शरीर पर, गूंदना मतलब शरीर पर बनाने वाले से। फिर चित्रा मत मेवाड़ क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर भित्तियों पर बना, भित्तियाँ मतलब दीवारों पर बनाए हुए हैं। फिर आती फड़, भिलवाड़ा या शाहपुरा क्षेत्र में लोक देवताओं की जीवन गाथाओं को प्रस्तुत करने वाले कपड़े पर बने चित्र, मतलब कपड़े पर बनते। फड़ से नाम याद रखना कपड़ा। कावड़ मतलब कवाड़ अपने राजस्थान में नाम नहीं कर, गेट को कवाड़ कहते। तो लकड़ी के छोटे आकार के मंदिर जिसके कपाट मतलब कवाड़ कि विविध हिस्सों पर विभिन्न देवता की गाथाएं बनी होती है जिन्हें अनुष्ठान के रूप में प्रदर्शित किया। फिर आते हैं मिट्टी के काम। लोक देवी देवताओं के जीवन के जुड़े पक्ष और मिट्टी काम, इसमें खिलौने भी बनाए जाते हैं, मतलब खिलौने या लोक देवताओं के। लोक जीवन से जुड़ी लोक कलाओं में लोक की व्याप्त प्रतीकों और सहज देखा जाता है। इनमें लोक जीवन पूरी तरह प्रकट होता है। इसका उदाहरण राजस्थान के मांडनों में देखा जा सकता है। मांडना भूमि अलंकरण होता है। धरती पर आलेखित किए जाने वाले लोकचित्र मांडने जगत की मांगलिकता के प्रतीक है, प्रेम आनंद के प्रतीक है, जिनमें लोक मंगल, लोक रंजन और अलंकरण चित्र अन्य प्रकृति स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करता हूँ, बस छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डालता रहूँगा। अब जो आगे आने वाली वीडियो है, जो भित्ति चित्रण परंपरा है, वो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आगे वाले जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें अजंता एलोरा और जोगीमरा की गुफाओं के बारे में आता जाएगा, तो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। और ये ऊपर वाला है जो इसकी थोड़ी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसको आप ध्यान में रखना। लोक कला, इन चीज़ों को, कला का सबसे पहले नाम किसने लिया, ये वो भरत मुनि ने क्या कहा, न तज्जना न तत्शिल्पम, ये सब कुछ ये दिमाग में रखना। और ये बस यही है। थैंक यू।